सर्वपावपणाशनं मंगलानं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झयाणं नमो लोये सौवसाहूनं एषो पंचनमुत्तारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झयाणं नमो लोये सौवसाहूनं एषो पंचनमुत्तारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झयाणं नमो लोये सौवसाहूनं एषो पंचनमुत्तारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झयाणं नमो लोये सौवसाहूनं एषो पंचनमुत्तारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारा सेशन है लाइफ स्किल। कहते हैं जीवन जीना एक बहुत बड़ी कला है और सफल है वो लोग जो सुखमय और आनंदी जीवन जीने का हुनर रखते हैं। ये एक हुनर है और हुनर है इसीलिए सीखना पड़ेगा कि कैसे जिए। केवल सांस लेना, दौड़ भाग करना, ठीक है ना, इसी में हमारी ऊर्जा जाती रहे तो फिर अंत समय में ये पछतावा होता है, इतनी बड़ी जिंदगी मिली थी, ऐसे ही गुजर गई और हमने क्या खोया क्या पाया। कबीरदास जी का एक वचन है, बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। तो वो स्थिति से बचने के लिए आइए हमारे नेशनल ट्रेनर नेहाबेन गांधी जी को हम आमंत्रित करते हैं। वो हमें ये गुर, ये हुनर, लाइफ स्किल जिनकी की वो निष्णात है, हमें बताएं। तो आज का टॉपिक है लाइफ स्किल्स। जीवन में सुखी रहने के लिए, आनंद पूर्ण जीवन बिताने के लिए जो हुनर, जो गुर, जो स्किल्स जरूरी है, उन पर विस्तार से सुंदर चर्चा होने वाली है। और टेक्नोलॉजी का मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि नेहा बेन का ये सेशन हम कैच करेंगे और ये हमेशा के लिए, जैसे अब लाइव यूट्यूब पर है वैसे ही जो लोग अभी अटेंड नहीं कर पा रहे वो बार बार इसको रिफर करेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, नेहा बेन गांधी जी से आप अच्छे से परिचित हैं, ये सूत्र उन्हें संभालने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। नेहा बेन, थैंक यू वेरी मच। द डायस इज योर्स नाउ, प्लीज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मैडम। जय सच्चिदानंद मैडम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमेशा की तरह HSRC का बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रकांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे से वो हम सबको इकट्ठा करते हैं और हमें जो है डिफरेंट सेशंस के माध्यम से बहुत सारा नॉलेज हमें HSRC की तरफ से मिलता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग, डिस्ट्रैक्शन ना होने पाए। चलिए शुरू करते हैं लाइफ स्किल। तो व्हाट इज लाइफ स्किल? जनरली
अभी का जो टाइम है, यहाँ पर पहले लाइफ स्किल इतना नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन अभी के टाइम पर लाइफ स्किल्स बहुत ज्यादा सुनाई देने आ रहा है। इवन किसी किसी स्कूल्स में भी ये जो लाइफ स्किल है वो एज अ सिलेबस इसको इन्वॉल्व किया जाने वाला है। सो क्या है ये लाइफ स्किल? हम WHO की जो डेफिनेशन है अबाउट द लाइफ स्किल पहले वो देखेंगे। Life skills are abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. Life skills are abilities that facilitate the physical, mental, and emotional well-being of an individual. मतलब कि हमारा जो शारीरिक, मानसिक और इमोशनल बैलेंस किस तरह से करना है, और किसी भी सिचुएशन हमेशा एक जैसी कभी भी नहीं रहती है। जो भी सिचुएशन है वो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम अपने आप को हैंडल कैसे करें, उस सिचुएशन में हम अपने आप को बैलेंस किस तरह से रखें और एडजस्टमेंट लेकर इस तरह का बिहेवियर करें कि जिससे सामने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, हमें भी प्रॉब्लम ना हो और बात का सल्यूशन निकल आए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों में से व्हीकल्स कौन कौन चलाता है? स्पेशली टू व्हीलर्स। सिर्फ हैंड रेज करिए तो भी चलेगा, आंसर ना दे, सिर्फ हैंड रेज कर। मैं चलाती हूँ मैडम। अच्छा, आप चलाते हो रीटा जी। हाँ, फिर मैं वल्लभ भाई भी चलाते होंगे, यस मैडम। नहीं? सो बहुत सारे लोग हैं जो टू व्हीलर्स चलाते हैं। अब टू व्हीलर्स जब हम चलाते हैं तो कभी ऐसे होता है ना कि एक जो इंसान है वो यहाँ से आया, दूसरा यहाँ से आया, एल बन जाता है या टी बन जाता है। अब होता है यहाँ का इंसान भी आगे जाने के लिए रेडी है, यहाँ वाला भी आगे मूव कर रहा है, दोनों को ब्रेक मारनी पड़ती है, फिर दोनों स्टार्ट करते हैं, फिर ब्रेक मारते हैं, एट लास्ट इतने नजदीक आ जाते हैं कि अगर ब्रेक मारी ना जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। एट द टाइम क्या होता है, दोनों के बीच में एक स्माइल पास होती है, आंखों से इशारा होता है, और एक पहले निकल जाता है, दूसरा वेट करता है और दूसरा बाद में निकलता है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग ना हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट होगा फिर क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग, तुझे नहीं सुनाई देता, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट? तो लाइफ स्किल इज द थिंग कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए या ऐसी सिचुएशन आए जिसको प्रॉपर वे में हैंडल करना चाहिए, तो लाइफ स्किल्स हमें ये सिखाता है कि सिचुएशन में तो हमेशा अप डाउन होने ही वाले हैं, लेकिन उसको कैसे हैंडल किया जाए। मतलब जो अगर दादा की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एडजस्ट एवरीवेयर, और जो भी सिचुएशन आई है उसको समतापूर्ण किस तरह से हैंडल करें, ये हमें सिखाता है लाइफ स्किल। सो लाइफ स्किल क्यों जरूरी है? बिकॉज ये हमें अपने जो इमोशंस है, कभी एकदम गुस्सा आ जाना, कभी कोई आया तो पता नहीं, कभी एकदम गुस्सा आ जाता है, कभी कभी एकदम इरिटेशन हो जाता है, कभी हमारा लैंग्वेज पर हमारी कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये इमोशंस को बैलेंस करना सिखाता है, हेल्थ को बैलेंस करना सिखाता है, फाइनेंस जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है ना? बिना पैसों के गाड़ी आगे नहीं चलती। रिलेशनशिप को किस तरह से मेंटेन करना है, स्कूल परफॉर्मेंस किस तरह से इंक्रीज करना है, और परफॉर्मेंस ऐसा हो कि हमारा कंडक्ट अच्छा रहे, ताकि हमारा जो सर्टिफिकेट है उसमें हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर हमेशा टॉप क्लास रहे। दैट इज वो जो कहते हैं ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करना सिखाता है। एबिलिटी टू मास्टर द थिंग्स हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बिहेव कर लिया, गुस्सा कर लिया या जो कुछ भी कर लिया, उसके बाद वी फील वेरी गिल्ट कि यार ऐसा मैंने क्यों कर दिया, मैं इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन फिर भी हो नहीं पाई, राइट? तो ये सारी चीजों को अपने आप के बारे में हम किस तरह से सोचते हैं वो सिखाता है। इमोशन को बैलेंस करना, फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करना, और मेन थिंग इज अवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ये नहीं कि जब मेरी मर्जी आए मैं घूमने चली जाऊं, या जब मेरी मर्जी आए मैं खाना नहीं बनाऊं या मेरा काम नहीं करूं।
इंडिपेंडेंस दैट मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ द थॉट्स, कि हमें हमारी जो सोच है उसमें से आजादी मिले। कि जैसे नहीं पहले बोलते थे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो मतलब अपशगुन है, जब हम बाहर जाते हैं किसी ने छींक दिया तो वो अपशगुन है, घर में बैठ जाओ, काम करने नहीं जाओ। तो इन सब जो हमारी सोच है, जो हमारी बिलीफ्स है, जो शायद सही भी है और गलत भी है, तो उससे हमें जो आजादी दिलाता है वो काम करता है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। सोशल स्किल, कि दूसरों के साथ हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर हमें एक दूसरे को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उनके साथ बिहेव करना है, किस तरह से बात करनी है, सोसाइटी में किस तरह से रहना है। थिंकिंग स्किल हमारी सोच को बहुत आगे तक ले जाता है, क्योंकि एक सोच ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाती है। एक सोच ही है जिसके जरिए हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी सोच को डेवलप करता है। पहले शायद ऐसा होता होगा कि कोई भी अगर आ जाता है या झगड़ा होता है, या जैसे अगर काम वाली ने ग्लास तोड़ दिया तो हम गुस्सा कर देते थे कि ध्यान से काम नहीं कर सकती, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन शायद अब अगर वही सिचुएशन आ जाए तो हम इस तरह से हैंडल करते, काश टूट गया, चल ठीक है कोई बात नहीं, तुझे चोट तो नहीं आई। तो ये जो हमारी सोच बदलती कि भाई उसने जानबूझकर तो नहीं किया। इमोशनल स्किल, बिकॉज हम किस कभी कभी मोह, कभी गुस्सा, इन सारे इमोशन से हम जुड़े हुए हैं। तो ये जो इमोशनल स्किल है कि कब अपने आप को कंट्रोल करना है, कब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें हमें सिखाता है लाइफ स्किल्स। अब लाइफ स्किल्स के जो WHO ने दिखाया है उसके अकॉर्डिंग टू लाइफ स्किल्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से है? द फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सी लाइफ है, प्रॉब्लम आनी ही रहनी है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाले वो हमें सिखाता है लाइफ स्किल। डिसीजन मेकिंग, इसके लिए मुझे रतन टाटा जी द्वारा दिया गया एक सेंटेंस हमेशा याद रहता है कि डू नॉट टेक अ राइट डिसीजन, टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। हर बार जरूरी नहीं होता कि हम करेक्ट डिसीजन ही ले, लेकिन डिसीजन लेना जरूरी होता है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, दे आर ऑलवेज इन डिलेमा, करूं या नहीं करूं, क्या करूं, कैसे करूं। दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, और जिसकी वजह से बहुत सारे लॉस का सामना करना पड़ता है। तो एक बार भले हम रॉन्ग डिसीजन ले लें, बट डिसीजन लेना जरूरी है। क्रिएटिव थिंकिंग, वो कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचा करो, ताकि समझ में आए कि हम किस तरह, हम दूसरों से अलग कैसे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना। एम्पैथी, जो जिसे हम करुणा का नाम दे सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड कम्युनिकेशन, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कम्युनिकेशन अगर नहीं प्रॉपर है तो बहुत सारे रिलेशंस ब्रेक हो सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, मतलब जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशन। इन सारी चीजों के बारे में अभी हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ऐसा कोई भी है यहाँ पर इस क्लास में या इस वर्ल्ड में कि जिसको कभी कोई प्रॉब्लम आई ना हो? कोई है ऐसा तो हैंड रेज कर ले प्लीज। नहीं है ना? मतलब कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम तो है ही है, और डेफिनेटली जिंदगी है, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कभी एक सी जिंदगी नहीं चलती। तो इसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर हम अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम का रोना हम रोते हैं कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें से कैसे बाहर निकले, कैसे करें, लेकिन भूल जाते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। जब प्रॉब्लम आता है तो अपने साथ सोल्यूशन लेकर ही आता है। सिर्फ बात होती है आंखें खोलकर चारों तरफ घुमाने की, ताकि हमें पता चल जाए कि वो प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसका सोल्यूशन क्या है। रूट कॉज में जाकर अगर उसका इलाज किया जाए तो प्रॉब्लम शायद हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है। तो जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ हमें किस तरह से कंस्ट्रक्टिवली डील करना है, ताकि हमारी लाइफ में से वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाए। और कुछ प्रॉब्लम जो ऐसे होते हैं जो अनरिजॉल्व है,
और लेकिन वो अनरिजॉल्व प्रॉब्लम जो है उसके साथ भी हम विदाउट एनी मेंटल स्ट्रेस कैसे डील कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं एंड किस तरह से अपने आप को एक हैप्पी एनवायरनमेंट में रख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी अगर हम बात करें पोल्यूशन की, है ना, तो पोल्यूशन इज अनरिजॉल्व प्रॉब्लम राइट नाउ, राइट। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि यार किसी कोई कुछ करता नहीं है, हर जगह देखो पोल्यूशन फैला रहा है, हर कोई यहाँ पे कचरा डाल रहा है, प्लास्टिक डाल रहा है, बट वी नेवर थिंक कि व्हाट वी आर डूइंग। चलो दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम तो अपने आप में चेंज ला सकते हैं। हम प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं, हम वाटर वेस्टिंग कम कर सकते हैं। लेकिन फिर एक थॉट दिमाग में ये आता है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम अकेले भी करना शुरू करते हैं तो डेली अगर मैं एक प्लास्टिक बैग यूज करती हूँ तो मेरे 30 दिन की 30 प्लास्टिक बैग्स हुई, और वही 12 महीने की मतलब एक साल की 365 प्लास्टिक बैग्स यूज होती है। अगर उसका मैंने उपयोग कम कर दिया तो इट इज नॉट ओनली वन बट इट इज 365। और क्या पता कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो आपकी तरह सोच रहा है और जो इस प्रॉब्लम का सलूशन ला रहा है, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनको हम डील नहीं कर पाते जिसके साथ, तो एक्सेप्ट द सिचुएशन और उसी प्रॉब्लम के साथ खुश रहना सीखना है। जैसे कुछ ऐसे डिजीजेस है कि जो क्योर नहीं हो सकते, उसका कोई सल्यूशन ही नहीं है। जैसे बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हुआ, हाथ कट गया, पैर कट गया, या ऐसी कोई सिचुएशन में आ जाती है, तो जिंदगी भर उस प्रॉब्लम का रोना रोने से अच्छा है एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड स्टार्ट लिविंग हैप्पी। तो कोई भी प्रॉब्लम आए उसका सल्यूशन दो तरीके से निकल सकता है, एक तो रो धोकर और दूसरा शांति से सोचकर कि जहां पर हमारी मेंटल एबिलिटी को कोई ठेस ना पहुंचे। अब डिसाइड हमें करना है कि प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लाइफ का, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी डील जब हमें क्रैक करनी हो, तब डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। एट द टाइम हमें नहीं पता कि हमारा डिसीजन गलत है या सही है, लेकिन डिसीजन ले लिया और उसके ऊपर अगर हम काम करना शुरू कर दें तो शायद वो डिसीजन करेक्ट हो सकता है। मेजर डिसीजंस कौन से हैं लाइफ के, तो गोल्स। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई गोल ही नहीं, जिनको पूछा जाए कि व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, तो उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इज द गोल। तो गोल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गोल की लाइफ दैट मीन्स अंधेरे में बिना रास्ते के कहीं ना कहीं भटकने वाली लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रेलवे स्टेशन पर या बस स्टेशन पर गए हो और आप टिकट विंडो के पास खड़े हो, तो टिकट विंडो के पास खड़े रहकर आप क्या कहोगे? अनम्यूट करके आंसर दीजिए प्लीज। हेलो, हाँ मुझे, मैं बोलूंगी कि मुझे टिकट चाहिए यहाँ जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? हमारा जो डेस्टिनेशन, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ के लिए। हाँ, वो डेस्टिनेशन कौन सा है? हम टिकट लेने जाते हैं, यदि मुझे गोवा जाना है तो मैं गोवा का टिकट मांगूंगी, बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे का टिकट मांगूंगी। राइट, लेकिन अगर यस, टिकट विंडो के जो भैया बैठे हैं उसको अगर हम ये बोले कि भैया मुझे टिकट दे दो, कौन सा टिकट? कोई भी टिकट दे दो, कहाँ का? लेकिन कहाँ जाना है? मुंबई तरफ जाना है, सूरत में अगर आपको मुंबई तरफ जाना है आपको, या आपको अहमदाबाद की तरफ जाना है, जहां की जो टिकट मन में आए वो दे दो, तो वो आदमी हमें क्या बोलेगा? क्या कहेगा वो आदमी? हमें पागल है या हाँ, बेवकूफ है। यस यस करेक्ट। मैडम। तो करेक्ट। बिना गोल का इंसान जो है ना वही होता है, क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि लाइफ मिली है उसका करना क्या है, लाइफ मिली है तो उसमें जाना ईश्वरी कहाँ का है, मिठा पना पहुंचना करे कहाँ चलो। है ना। जो दुनिया हमें घुमाती रहेगी, जो दुनिया हमें सिखाती रहेगी, जहां पे वो ले जाएगी हम चलते रहेंगे। फिर हमें, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि वो रास्ता सही है या गलत है, वो रास्ता अच्छा है या बुरा है। और शायद ये कमी होने की वजह से आज जो हमारा यूथ है वो शायद गलत रास्तों पर चल पड़ा है। एम आई राइट?
तो लाइफ में गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमारा डेवलपमेंट होता है, हम कंडक्ट रहते हैं और हम सेल्फ मोटिवेटेड भी रहते हैं कि मेरा गोल जब तक मुझे नहीं मिला तब तक मुझे सोना नहीं है। मतलब कि गोल के लिए कहा गया है ना कि व्हाट इज द ड्रीम और व्हाट इज योर गोल। कि ड्रीम मतलब वो कि जो आपको सोने न दे, ना कि वो कि जो आप सोते सोते देख रहे हो। ड्रीम मतलब आपने कुछ गोल डिसाइड किया है, कुछ आपने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, जब तक पहुंच नहीं जाए मेहनत करते रहे और हम आगे बढ़ते रहे, तब तक सोए नहीं चैन की नींद, ये जब तक हमारा गोल डिसाइड नहीं हो जाता वहां तक हमें पहुंचना है। तो दैट इज कॉल्ड गोल सेटिंग। चॉइस, हमें किस तरह की लाइफ जीनी है। अगर आज हम देखें तो शो ऑफ इतना बढ़ गया है एवरीवेयर। अभी 2 दिन पहले ही हमारी जस्ट डिस्कशन हुआ था कि जैसे ये गणेश जी का त्योहार है तो इट इज लाइक अ फेस्टिवल, है ना। पहले जो गणेश जी आते थे तो बहुत अच्छे से गणेश जी के आइडोल की स्थापना की जाती थी, पूजा होती थी, आरती होती थी और सब लोग मिलजुल कर प्रसाद बांटते थे और अपने अपने घर जाते थे। लेकिन अभी तो हर गली, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में, हर बिल्डिंग में गणपति जी की स्थापना होती है। इनफैक्ट हर घर में स्थापना होती है। अच्छी बात है कि हम लोग इस तरफ जा रहे हैं कि मतलब गलत रास्ते पे नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही दूसरी भी एक चीज है कि नॉइस पॉल्यूशन इतना ज्यादा, आपने मार्क किया है ये डीजे और साउंड और इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि कान फट जाते हैं। रात रात भर, रात को 11:30-12 बजे तक गेम्स चलती रहती है, डीजे चलता रहता है। आपने मार्क किया है, इन सब चीजों को नोटिस किया है कभी कि हर चीज बहुत ज्यादा लेवल पे इंक्रीज हो रही है। गणपति जी को लेने जाना है तो सेम कुर्ता पहन कर जाएंगे, अगर उनका विसर्जन के लिए जाना है तो सेम कुर्ता पहनेंगे, सेम वो फेंटा बांधेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत जैसे इंक्रीज हो रही है, शो ऑफ इंक्रीज हो रहा है। भक्ति भी जो हो रही है वो शो ऑफ के लिए हो रही है क्योंकि हम तो ये काम करते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल केस में जो अभी चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ। तो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज एवरीवन इज समवेयर, एवरीवन इज अनहैप्पी इनसाइड। और सच्चा सुख कहाँ पर है वो पता नहीं है, तो बाहर हर किसी चीज में सुख ढूंढ रहे हैं। तो ये चॉइस हमारी होनी चाहिए कि हमें किस तरह का लाइफस्टाइल सिलेक्ट करना है, हमें कौन सी स्टडी करना है, कौन सी टाइप का फूड हैबिट्स। मुझे थाई फूड पसंद है, उसको इटालियन फूड पसंद है, किसी को गुजराती फूड पसंद है, लेकिन आपकी बॉडी को क्या सूट करता है उस हिसाब के हमारी फूड हैबिट्स होनी चाहिए। हॉबीज, हमारे आइडियाज, वो सारी चॉइस खुद की होनी चाहिए। कोपिंग अप विथ स्ट्रेस विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि शायद आज की जमाने में अभी के टाइम पर एक छोटा बच्चा भी स्ट्रेस में जी रहा है। तो स्ट्रेस को किस तरह से कोप अप करना, अल्कोहल से दूर रहना, ड्रग्स से दूर रहना और ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ तक जाना और उसके साथ कोप अप करना। और हमारी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन आए कि हमें इन सब से डील करना पड़े तो अपने आप को उससे दूर कैसे रखना, इन चीजों को सिखाता है लाइफ। करियर, प्रोफेशन को चेक, अपना अपना प्रोफेशन अपने आप चूज करो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। क्योंकि जहां तक मैंने कॉलेज के बच्चों के साथ बात की है, मैंने 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ बात की है, तो उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या बनना है। देखते हैं यार, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, खबर नहीं। हमें मारो फ्रेंड करसे ने एनी पर आधार राखे छे, શું કરવાનું છે? उनको खुद को कुछ पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? बिकॉज देयर विजन इज नॉट क्लियर, देयर गोल इज नॉट क्लियर, क्या बनना है। क्योंकि अगर मैंने गोल सेट कर दिया है कि मुझे तो इंजीनियर बनना है, तो मुझे पता है कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अगर मिलिट्री में जाना है, मतलब जिसका जो भी एम है, जिसका जो भी गोल सेट किया है, तो उसके हिसाब से वो अपना रास्ता पसंद करना शुरू कर देंगे। और इन सब के लिए डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे गलत लीजिए लेकिन डिसीजन लेना है, क्योंकि ये मेरा डिसीजन होगा। अगर मेरी लाइफ के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कोई और नहीं होगा।
एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि मैंने खुद के लिए कुछ डिसाइड किया, मैंने खुद कुछ चूज किया, मैंने खुद के लिए अपने आप को मैंने खड़ा करने की कोशिश की। बिकॉज wrong decision is a sign that you are trying. तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। दूसरों के डिसीजन जो हम पर थोप दिए जाते हैं कभी कभी, उससे दूर रहकर अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाकर डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग होता क्या है? तो एबिलिटीज टू असेस अवेलेबल ऑप्शंस। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है कि हमारे पास मुंबई का टिकट है, हमारे पास गोवा का टिकट है, हमारे पास अहमदाबाद का टिकट है, हमारे पास सूरत का टिकट है। सो वेयर टू गो, दैट इज द डिसीजन मेकिंग। मैं एक अपनी लाइफ की छोटी सी इंसिडेंस बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जब एयरफोर्स से उन्होंने रिटायरमेंट लिया, एट द टाइम हमारे पास ऑप्शन था, बड़ौदा में हमारा घर ऑलरेडी है, सो वहां जाकर हमें सेटल होना था। फिर किसी ने हमें ये बताया कि जो मेरे हस्बैंड को चालू करना था, मतलब मिलिट्री एकेडमी और उनका ट्रेनिंग सेंटर जो चालू करना था, तो किसी ने बताया कि बड़ौदा इज अ सर्विस क्लास, तो वहां पर आपको जो शुरू करना है उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यू सिलेक्ट मुंबई, सूरत, ऐसी सिटीज आप सिलेक्ट करो, या अहमदाबाद, बड़ी मेट्रो सिटीज आप सिलेक्ट करो जहां पर आपको बिजनेस क्राउड मिल जाए, जहां आपके सिलेबस से रिलेटेड अवेयरनेस हो और आपके ऊपर कोई मतलब पे कर सके। अहमदाबाद जाना नहीं था, दैट वाज वेरी क्लियर। तो हमारे पास अब 3 ऑप्शंस थे, बड़ौदा, मुंबई एंड सूरत। बड़ौदा भी निकल गया। नाउ वी वर कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस टू, मुंबई एंड सूरत। क्या करें, कहाँ जाए? वी वर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि मुंबई रहना है कि सूरत रहना है। उसके बाद बैठकर हम दोनों ने मिलकर प्रोज एंड कॉन्स लिखे कि सूरत में अगर रहते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या नुकसान है। नुकसान तो खैर होने वाला नहीं था, राइट। एंड मुंबई में रहकर हमें क्या बेनिफिट था, क्योंकि रहना तो हमें दोनों जगह पर। लेकिन बैठकर हमने डिसाइड किया कि सूरत जाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा, मुंबई रहेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। आफ्टर दैट फाइनली वी डिसाइडेड दैट वी विल कम टू सूरत। सूरत आए, यहाँ पर हमने रेंट पर हाउस लिया, यहाँ पर रहना शुरू किया। एंड टच वुड विद इन 8 years, हमें मुंबई से सूरत आए हुए 8 years हुए हैं। विद इन 8 years वी हैव रिच्ड अप टू सम हाइट। मतलब जो गोल है, गोल को अभी तक हम पा नहीं सके, बट यस वी आर ऑन द पाथ। हम उसी के रास्ते पर चल रहे हैं कि ताकि हमें हमारा गोल मिल जाए। बट अगर बाई चांस तब हमारा सूरत आने का डिसीजन रॉन्ग हुआ होता या कुछ भी होता, तो हम वापस से या तो अपने घर बड़ौदा चले जाते या तो हम मुंबई चले जाते, कहीं पर भी चले जाते। थोड़ी सफरिंग होती है अगर डिसीजन गलत हुआ तो, लेकिन अगर वो डिसीजन राइट हुआ तो हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। तो डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेना बहुत जरूरी है। अब ये जो डिसीजन होता है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होते हैं, सेम सिचुएशन किसी की नहीं रहती। अगर मैंने एक डिसीजन लिया है लेकिन वही डिसीजन किसी और को लेना हो तो उसकी सिचुएशन शायद अलग से भी हो, उसके हिसाब से उसका जो डिसीजन है होगा दैट विल बी डिफरेंट। सिचुएशन के हिसाब से एवरी टाइम डिसीजन इज डिफरेंट, हर टाइम सेम नहीं रहता। सपोज अगर मेरा बेटा आज 10 साल का है, ही इज इन 5th स्टैंडर्ड, अगर वो मुझसे डिमांड करता है कि मम्मी मेरी स्कूल में से पिकनिक पर जा रहे हैं फॉर 5 days, सो प्लीज अलाउ मी, तो शायद अभी मैं उसको मना कर दूं, नो। लेकिन यही चीज अगर मुझे वो 2 साल के बाद पूछता है तो एट द टाइम सेम जगह है, सब कुछ सेम होने के बाद भी मेरा आंसर रहेगा यस। तो सिचुएशन इज सेम, आंसर इज डिफरेंट, बिकॉज मुझे पता है कि अभी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, खुद को मैनेज नहीं कर पाएगा अकेले, इसलिए मेरा आंसर रहेगा नो। एंड अगर आफ्टर 2 years मुझे पता है कि नाउ ही इज बिट रिस्पॉन्सिबल, खुद कर पाएगा और उसे अकेले भेजना भी जरूरी है, तो एट द टाइम मेरा आंसर रहेगा यस। तो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग, सॉरी क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। एक छोटी सी स्टोरी है
जो मेरे YouTube पर है, जो मैं आपको शेयर करूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वो लॉन्ग स्टोरी है, वो सुन लीजिएगा। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी, मतलब उसी से वही स्टोरी है, लेकिन एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। बिल्ली के गले में घंट बांधेगा कौन, ये कहानी हम सबने सुनी है बचपन से। हु विल बेल द कैट, हमने सुनी है कि बिल्ली के गले में घंट कौन बांधेगा। किसी बुजुर्ग ने ये बता दिया कि गले में घंट कौन बांधेगा, तो सारे चूहे बिखर गए कि हाँ भाई, बात तो सही है कि बिल्ली के गले में घंट बांधने कौन जाएगा। अब उसी सभा में एक ना यंग चूहा था, जिसका दिमाग ना बहुत खुराफाती था, जिसको ये क्रिएटिव थिंकिंग वाले जो होते हैं ना, वो बहुत खुराफाती होते हैं, मनमौजी होते हैं, पता नहीं अपनी ही धुन में अपना काम करते रहते हैं। तो इसने डिसाइड किया कि यार कुछ तो सोल्यूशन होगा, मुझे फाइंड आउट करना है। वो गया शहर शहर गली गली घूमता रहा, वहां पर एक शॉप में रहा, बहुत शांति से रहा। उसको जो कुछ भी मिलता वो रात को खा लेता, क्योंकि वो एक मिशन पर था कि उसको अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, इसलिए ज्यादा उधम नहीं मचाता था। उसे पता था अगर मैंने उधम मचाया तो ये जो दुकान का मालिक है ना, वो मुझे पकड़ के बाहर कर देगा। तो इसीलिए वो शांति से वहां पर रहता था। रात को निकल के जो भी खाना पीना मिले मिल खा लेता था और वापस से चला जाता था, सिर्फ ऑब्जर्व किया करता था। उसने कुछ पता किया कि ये जो दुकान का मालिक है, अपने ऑब्जर्वेशन से उसको पता चला कि दुकान का जो मालिक है हर रात को एक छोटी सी गोली खाता है और वो सो जाता है। ये काफी टाइम से उसने मार्क किया। अब उसके दिमाग में एक और आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसमें से कुछ ले जाऊं और उस बिल्ली को खिला दूं। वो जो बॉटल थी, वो किसी तरह से वापस से अपने गांव आया, क्योंकि बॉटल तो लाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। अपने एरिया में आया वापस, अपने जैसे एक दो फ्रेंड्स को मिलाया कि चलो भाई आप लोग भी मेरे साथ चलो, मुझे हेल्प करो, हम ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। उसके दो फ्रेंड्स भी उसके साथ चल लिए और वो बॉटल लेकर यहाँ पर आ गए। यहाँ और उन्होंने क्या किया कि जो बिल्ली जब आई, तो बिल्ली के आने के पास जहां पर भी उन्होंने खाना वाना जो कुछ भी रखा हुआ था, चीज या ऐसा जो कुछ भी रखी थी वहां पर, उसके साथ ये वाली दवाई की जो बॉटल है वो भी खोल के वहां पे रख दी थी। बिल्ली ने जैसे ही वो दवाई खाई सो गई। एग्जैक्टली वो नींद की गोलियां थी। जैसे ही बिल्ली सो गई, चूहों ने जाकर उसके गले में घंट बांध दिया। राइट, तो जो ये हमारी स्टोरी थी ना, हु विल बेल द कैट, देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम बट नाउ इट हैज अ सॉल्यूशन। सो ये होता है क्रिएटिव थिंकिंग। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया सोचे, कुछ हटके सोचे, ऐसा कि जो दूसरों को हेल्पफुल हो और हमें भी हेल्पफुल हो। इस तरह से सोच कर रखने वाले हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होते, हमेशा दुनिया से अलग होते और वही कुछ नया कर दिखाने की काबिलियत रखते। वरना ऐसे रखकर सिर हिलाने वाले, सीधे रास्ते पर जाने वाले, दूसरों को कॉपी करने वालों की तो दुनिया में कमी नहीं है। और एक और चीज बता दूं, जो भी क्रिएटिव थिंकर्स होता है ना, जो हमेशा कुछ नया सोचता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स आते, जो सोचता है, उसकी शुरू में तो लोग हमेशा उपेक्षा ही करते हैं। शुरू में तो लोग उसको क्रिटिसाइज ही करते हैं कि क्या बेफालतू का काम कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब लोग उसकी वाहवाही करते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत जरूरी है, फॉर द करियर ऑल्सो, फॉर इंक्रीमेंट इन जॉब ऑल्सो, फॉर बिजनेस ऑल्सो, एंड घर पे भी। क्योंकि घर पे इसलिए क्योंकि एक ही एक चीज करके हम भी बोर हो जाते हैं। तो इंसान की ये फितरत है कि हमेशा उसे कुछ नया चाहिए। तो ये नया कैसे मिलेगा और मजा कैसे आएगा, ये अगर हमें जब सोचना है तो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी सोच हमें रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंक। कोई मुझे बता पाएगा कि क्रिटिकल, जनरली हम वर्ड यूज करते हैं क्रिटिकल, मतलब कि क्या, कि बैड सिचुएशन या खराब सिचुएशन। तो क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है? ये वर्ड सुन के या रीड करके आपके दिमाग में कुछ आता है कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? कोई आंसर देगा मुझे प्लीज? हाँ यस मैडम, मैं आंसर दूंगी। जी जी प्लीज। क्रिटिकल थिंकिंग में हम डिसीजन मेकिंग जल्दी से नहीं ले पाते हैं। जी हमें चूज करने में बहुत देर लगती है। दूसरी बात कि हम जो सोचते हैं उसके हमको
करने से भी डर लगता है कि ये करे या ये करे, इसका परिणाम ये हुआ तो नेगेटिव थिंकिंग भी होता है, उसके साथ पॉजिटिव थिंकिंग भी होता है, और वो हमारे लिए क्रिटिकल डिसीजन बन जाता है कि हम कैसे उसको प्रूव करें कि ये ठीक है या ये ठीक है, इसीलिए हम उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं मैडम। थैंक यू मैडम। तो क्रिटिकल थिंकिंग दैट मीन्स ये एक ऐसी एबिलिटी हम अपने लिए कर सकते हैं कि जहां पर हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को, जो भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को साथ में लेकर चलते हैं। क्योंकि कभी कभी वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां एक्सपीरियंस भी काम नहीं करता, वो भी गलत साबित हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है, टूल्स जो भी अवेलेबल है, एक्सपीरियंस जो कहता है, उसके साथ साथ चलकर कोई डिसीजन लिया जाए, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम, वो कहते हैं ना, धर्म संकट में पड़ जाते हैं, क्या करें कैसे करें, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल चीजें अभी हमारे ऊपर, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। सेम एज ग्रुप, जनरली ये बच्चों में ज्यादा होता है कि अगर एक पेरेंट्स ने डीपीएस में एडमिशन लिया है अपने बच्चे का, तो दूसरे पेरेंट्स भी डीपीएस के पीछे जाएंगे या फिर किसी और स्कूल के पीछे, विदाउट थिंकिंग कि उन बच्चों के लिए क्या सही है या क्या क्या गलत है। हमारे बच्चे के लिए, उस सामने वाले बच्चे का 95% आए हैं, सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम ट्यूशन, सेम टीचर, सेम पेपर, सेम स्टैंडर्ड, लेकिन फिर भी उसके से 95% आए और मेरे बेटे के 75% आए, तो ऐसा क्यों? सो ये पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है आजकल के बच्चों के ऊपर। वैल्यूज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है कि ब्राइब ना लेना चाहे तो भी ब्राइब लेनी पड़ जाती है, या अगर आप ब्राइब ना लो, आप करप्ट नहीं हो, तो आपको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। मीडिया के साथ भी आजकल जो कनेक्टेड है मीडिया के साथ, उनका भी प्रेशर है उनके साथ। अभी हमारे ऊपर अगर नॉर्मल मीडिया का प्रेशर देखे, तो हमारे बच्चे जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है बहुत ही ज्यादा लुभावनी है, तो ये इन सब चीजों को देखकर, जैसे बॉर्नविटा की एड आती है कि फॉर द करेक्ट ग्रोथ आपको बॉर्नविटा पीना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं डाल रहे हो तो आपको दूध की भी जो वैल्यू मिलनी चाहिए, दूध का भी जो आपको, दूध में से जो D3 मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। सो ये जो लुभावनी एडवर्टाइजमेंट्स जो होती है ना, उससे भी जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट डिमांडिंग द थिंग कि हमें यही चाहिए या हमें ऐसा ही चाहिए। सो एट द टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट कि पेरेंट्स इस सिचुएशन को किस तरह से डील करें, क्योंकि अगर हम बच्चों को सिंपल यही बता देते हैं कि नहीं नहीं, ये सारी एडवर्टाइजमेंट गलत होती है, इसमें कोई मतलब नहीं होता, ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स गलत है, इट इज मीनिंगलेस, तो जो काम की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, जैसे स्मोकिंग के लिए स्मोकिंग किल्स, ये ड्रग्स के लिए जो आती है, तंबाकू के लिए जो आती है, तो बच्चे हमें भी वही बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये तो सब गलत है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। सो द मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड द, जो भी बच्चों के साथ या यूथ के साथ या अडल्ट के साथ या सीनियर ग्रुप के साथ अगर डील करना है, तो उस तरह से डील करना है कि हम बीच में ना फंस जाए, अपने ही कहे हुए वर्ड्स में हम ना फंस जाए, और उस तरह से उनके साथ डीलिंग की जाए ताकि प्रॉब्लम का भी सल्यूशन आ जाए और उनको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए। तो इस टाइप का जो हमें थिंक करना है, इस टाइप की जो चीजों को हमें डील करना है, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ सेल्फ अवेयरनेस। आप लोगों को अगर 5 मिनट का टाइम दिया जाए कि अपने आप के बारे में बोलना है, कितने लोग बोल पाएंगे? मैं बोल पाऊंगी। ओके, लेकिन आज मैं चाहूंगी कोई और भी हमें आंसर करे। सो हमारे साथ जुड़े हुए सिद्धि, सिद्धि प्लीज अनम्यूट करें। विनीता जी, लकुलेश जी प्लीज अनम्यूट करें और अपने बारे में, यहाँ से आप जैसे ही बोलना शुरू करोगे, मैं 5 मिनट्स का टाइमर रखती हूँ कि चलो 5 मिनट हम अपने बारे में बोल रहे हैं।
आर यू ऑल अवेलेबल? आप सब हो हमारे साथ? लकुलेश जी, विनीता जी, धैर्य, सिद्धि, भावना जी, मितेश जी, लोग तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन नोबडी इज आंसरिंग। प्लीज अनम्यूट करके आंसर दीजिए। कोई यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है, बस सिर्फ बोलना है। यस जी, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो मैम जी, हाँ, बोलना शुरू कीजिए आप अपने बारे में। मैं यहाँ से टाइमर शुरू कर रही हूँ, ठीक है? 5 मिनट्स का टाइमर हम शुरू कर देते हैं, स्टॉप वॉच रख देते हैं, और आप अपने बारे में बोलना शुरू कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं चालू करूं मैडम? जी, यस मैडम। मैं मेरे खुद के विषय में ही बोलना है तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक संस्था चलाती हूँ। मेरी उम्र 64 इयर्स है और मैं हॉबी इंस्टीट्यूट नाम की संस्था चलाती हूँ जिसमें फैशन डिजाइनिंग, क्रिएटिव आर्ट्स वगैरह सब है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आप सिखा रहे हैं वो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ रहना, आपकी संस्था से जुड़े रहना, सबके साथ रहना अच्छा लगता है। दूसरी बात, मैं अभी तक काम में जुड़ी हुई हूँ तो मेरा टाइम बहुत अच्छे से पास होता है और मैं घर के भी सभी काम अच्छे से करती हूँ। मैंने इतने सालों में मेरी 45 इयर्स तक अपनी संस्था को चलाया है, अभी तक चला ही रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इतना अनुभव काफी है कि मैं किसी को समझ सकूं या किसी को देख के ही मैं उसे ये जज कर सकूं कि ये कैसा है, कैसा रहेगा आगे चल के। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे फैशन शोज भी किए हैं और मैंने बहुत संस्थाओं में काम भी किया है जिसमें मूक बधिर, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो अंधे हैं, उनके साथ मैंने फैशन शोज किए हैं। उनके लिए बहुत काम किया है, गवर्नमेंट के लिए बहुत काम किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो संतोष हमें अपने मन से मिलता है, अपने अंदर से मिलता है, वो सुख बाहर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मैं अभी एक संस्था से जुड़ी जहाँ पे मैं ये विपश्यना के लिए गई थी, गोयंका जी की, आपने धम्म अंबिका नवसारी में। तो वहां पे मुझे जो उन्होंने सिखाया, जो मुझे बताया, तो मुझे ऐसा लगा आप जितना हो सके बोलना कम और सुनना ज्यादा करना चाहिए। दूसरी बात कि हम जो भी बोलते हैं हमारी ऊर्जा तो हो ही जाती है बाहर, और दूसरी बात हम दूसरे का सुन भी नहीं पाते, दूसरे के अनुभव भी हम अपने जीवन में नहीं ले पाते। पर यदि हम दूसरों को सुनते हैं तो हमें ज्यादा ज्ञान भी मिलता है और हमें अपने को थोड़ा तराशने का मौका मिलता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे और हमारी ये संस्था, मतलब हमारा जो ये वे था, वो रास्ते पे न छोड़ के हम दूसरी जगह जा रहे थे। और ये गोयंका जी के यहाँ से जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना चुप रहूंगी तो मेरे लिए मैं ज्यादा ही डेवलप कर पाऊंगी, मेरे को खुद को ज्यादा डेवलप कर पाऊंगी और मेरी खुद की जो इच्छा है या जो सुख है वो मुझे उसमें मिल पाएगा। दूसरी बात, जैसे हम क्षमा है, प्रार्थना है, जो हम आपके यहाँ से सीख रहे हैं, उसमें भी बहुत ही फर्क पड़ा। उससे क्या हुआ कि जैसे मैं पहले एकदम जल्दी से माफ नहीं कर पाती थी किसी को, कोई बोलता था तो 2-3 दिन तक तो कड़वाहट मन में रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं उसको बोल दूं, ऐसा बोल दूं, ऐसा बोल दूं। बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम नहीं बोल सकते। पर फिर भी जो आक्रोश रहता है वो तन से, पूरे बॉडी से एक्सप्रेस हो ही जाता है। पर फिर भी जब से ये संस्था में जुड़ी हूँ, जैसे हम क्षमा, क्रोध हम अपना थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, क्षमा की भावना आपने सिखाया, प्रतिक्रमण करना सिखाया, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी आधे घंटे में ही नॉर्मल हो जाती हूँ। आधा घंटा भी नहीं, मतलब कुछ बोला और किसी ने किया तो ठीक है, चलता है, छोड़ो ना। ये एटीट्यूड मेरे अंदर मैंने विकसित किया, या पता नहीं आप लोग ने मुझ में डाल दिया, बहुत अच्छे से हो गया और बहुत अच्छे से मैं ये पूरा हैंडल कर पा रही हूँ। मतलब मेरा ऐसा लग रहा है कि मैं सभी काम भी हो रहे हैं, ज्यादा उत्साह भी हो गया है और सबसे ज्यादा ये बात है कि मेरे अंदर मेरे खुद पे कंट्रोल हो गया है। ये सबसे अच्छा लगा मुझे और उससे जितना सुख मिल रहा है वो और कहीं नहीं है। दूसरी बात, नींद अच्छी आती है क्योंकि हमारे विचार अच्छे हो गए हैं तो नींद भी अच्छी आती है।
और ये सब ड्यू टू आप लोग के कारण है कि भाई आप लोग ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से सिखाया और मैं बहुत अच्छा कर पा रही हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट हुए कि नहीं? 3 मिनट 37 सेकेंड्स हुए, ये रहा टाइम। और ठीक बोलना है, है क्या? अब हाँ। इसमें भी हमने दूसरी जो बात ओके की, इसमें भी हमने जो बात की, आपने गोयनका जी की बात की, आपने HSRC की बात की, क्षमा क्रोध की बात की, राइट। हम बात करें सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने आप को कितना जानते हैं, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, व्हाट इज माई वीकनेस, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मेरे लाइक्स कौन से है, मेरे डिसलाइक्स कौन से है, मेरी वीकनेस क्या है, तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा जो मुझसे छूटता नहीं है वो मेरी वीकनेस है। तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो वही परिवार मेरी स्ट्रेंथ है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। व्हाट एल्स इज आवर स्ट्रेंथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को ना नहीं कह पाते, वो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है, और बाद में हम सोचते हैं कि यार मैंने क्यों हाँ बोल दिया, यार मैंने क्यों ये कर दिया, काश मैंने ना बोल दिया होता, राइट। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, ये अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है कि किस चीज में अगर आपको खुशी मिल रही है, जो चीज आप करना चाह रहे हो, इट इज गुड फॉर यू, गुड फॉर योर फैमिली, गुड फॉर योर हेल्थ, तो वही चीज हमें करनी चाहिए जो हमें पसंद है। कभी कभी ऐसी चीजें करनी पड़ती है कि जो हमें पसंद ना हो, लेकिन फिर भी परिवार के लिए है या बच्चों के लिए वो चीजें करनी पड़ जाती, दैट इज अनदर थिंग। बट हम जनरली क्या करते, अपने आप को न पहचान पाने की वजह से हम वो कर देते जो लोग हमसे करवा रहे हैं, जबकि मेरा इंटरेस्ट कुछ डिफरेंट ही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, इसलिए किसी ने मुझे बोल दिया कि ये कर, चलो वो कर लिया, किसी थर्ड पर्सन ने बोला कि अब तू वो कर ले, तो मैंने वो भी कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली ये सब करने से अंदर की जो खुशी है ना, वो नहीं मिल पाती है। सो इसीलिए इस सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानने के लिए कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि हमें ही नहीं पता कि हमारे अंदर खूबी कौन सी है, लेकिन हमारा जो करीबी दोस्त है या रिलेटिव है या हस्बैंड है या वाइफ है या सिस्टर या ऐसा कोई, जो आपको रियलाइज करवाता है कि दिस इज योर स्ट्रेंथ, बोलना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो या लिखना शुरू करो। सो जब तब हमें पता चलता है कि यस यार, ये तो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं ये कर सकती हूँ, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखने से हम अपने आप को अच्छी तरह से जान पाते हैं। एम्पैथी, एम्पैथी इज डिफरेंट देन सिंपैथी। सिंपैथी इट मींस हाय बेचारा कितना दुखी है, या उसको मदद कर दे कोई तो अच्छा है। एम्पैथी दैट मींस कि दूसरों के दुख को खुद का दुख समझना, उसके हिसाब से रिएक्ट करना और उसको हेल्प करना, और हमारे जो सोशल रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन है, उसको इम्प्रूव करना या उसको डेवलप करना, वो होता है एम्पैथी। ये चीज में अगर आपको एग्जाम्पल से समझाओ तो शायद बेटर वे में फील होगा। एक छोटा सा बच्चा था, करीब 8-9 साल का। उस छोटे से बच्चे को ना पपीज बहुत पसंद थे, तो उसने अपनी मम्मी से जिद की कि मुझे अभी एक पेट रखना है। उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, पहले इग्नोर ही कर रही थी कि ठीक है, हाँ तू जाके देख के आना, फिर कर दो, देखते हैं, सोचते हैं। वो बच्चा गया, वहां पे करीब 5 से 6 पपीज थे। तो उसने दुकानदार से पूछा कि इन सब पपीज का रेट और ये सब क्या है। तो उस दुकानदार ने जो भाव बताया वो उसके लिए बहुत ज्यादा थे। फिर उसने देखा कि एक जो पपी था वो साइड पर बैठा हुआ था, दूसरे पपीज के साथ वो खेल नहीं रहा था। तो इस बच्चे ने पूछा कि अंकल ये क्यों साइड पर बैठा है। तो उस दुकानदार ने जवाब दिया कि बेटा इसलिए बिकॉज इसका जो एक पैर है ना वो टूटा हुआ है, इट इज लेम, लंगड़ा है, इसीलिए वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है, तो इन लोगों के साथ खेल नहीं रहा है। तो बच्चे ने बोला कि मुझे वही पपी खरीदना। दुकानदार ने उसको बड़ा समझाया कि नहीं बेटा, वो तेरे किसी काम का नहीं है, वो आपके साथ खेल नहीं पाएगा, आपके साथ दौड़ नहीं पाएगा, मस्ती नहीं कर पाएगा, तो आप किसी और पपी को ले लो। बट वो बच्चा जिद पे अड़ा कि नहीं मुझे तो वही वाला पपी चाहिए। तो दुकानदार ने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हें वो पपी चाहिए तो वो फ्री में ले जाओ, क्योंकि वैसे भी उस पपी को कोई खरीदने वाला नहीं था।
बच्चे ने बोला कि नहीं, जो दूसरे पपीज का आपने मुझे जो प्राइस बताया है ना, मैं उस वाले डॉग पपी को सेम प्राइस में ही खरीदूंगा, आप प्लीज उसे मेरे लिए रखना, मैं अपनी पॉकेट मनी थोड़ी सी जो है उसमें से थोड़ी ऐड कर दूंगा, नेक्स्ट मंथ ऐड हो जाएगी, तो मैं अपने पॉकेट मनी से उसको परचेस कर लूंगा। नेक्स्ट मंथ वो बच्चा सच में आया अपनी पूरी पॉकेट मनी लेकर, उस शॉपकीपर को वो सारे पैसे उसने दिए और उस लेम वाला जो पपी था उसको खरीद लिया। अब दुकानदार बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार इस बच्चे को इस लंगड़े कुत्ते में इतनी इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि जनरली कोई नहीं परचेस करता है ना, क्योंकि बच्चे को पपी क्यों चाहिए, ताकि उनके साथ खेल सके, उनके साथ दौड़ सके, उसके लिए चाहिए। तो उस दुकानदार ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आखिर आपने वो लेम ही क्यों खरीदा, और जब मैं आपको फ्री देने की बात कर रहा हूं तो आपने मुझे उसको पूरे पैसे दिए, आप चाहो तो ये पैसे वापस ले जा सकते हो, आप चाहो तो इसमें से आधा भी दे सकते हो। बट बच्चे ने मना कर दिया कि मुझे पूरे पैसे ही देने हैं। जब दुकानदार ने ज्यादा जोर दिया और पूछा, तो उस बच्चे ने अपने एक टांग, जो उसने फुल पैंट पहना था, उसने अपनी एक पैंट ऊपर करके दिखाई जहां पर नकली पांव लगा हुआ था। सो ही कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ दैट लेम पपी, क्योंकि वो खुद उस सिचुएशन से पास हो रहा था और वो नहीं चल पा रहा था, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पा रहा था, और तब उसके पेरेंट्स ने जब उसको नकली पांव दिए, वो चल पा रहा था, वो खेल पा रहा था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्वमेंट ले रहा था। तो उसे वही लगा कि ये जो डॉगी है उसकी सिचुएशन वही है जो मेरी है, और इसीलिए उसने उसको फुल रिस्पेक्ट दिया कि तुझे मैं फ्री में नहीं लाया हूं, खरीद कर लाया हूं। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। दो सिचुएशन होती है, रास्ते में कोई गिर गया, बच्चा या बड़ा या कोई भी गिर गया, तो एक देख के पास हो जाना, बेचारे को कितनी चोट लग गई, बेचारा कितना तकलीफ में है, और एक होता है कि अपना टाइम निकालकर थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए उस पर्सन को जो गिर गया है उसको खड़ा करना, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, मरहम पट्टी करवा के उसको उसके घर तक छोड़ना, या फिर रिक्शा में या ऑटो में, मतलब ऑटो में बिठा देना कि ताकि वो सेफ्टी घर तक पहुंच जाए। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। जो एम्पैथी अगर छोटे बच्चों में डेवलप की जाए तो बड़े होकर वो बहुत अच्छे इंसान बनते हैं, और शायद वायलेंस वो बिलीव ना करे, बिकॉज उनके अंदर ऑलरेडी एम्पैथी, एक करुणा है, जिनकी वजह से दे कुड बी अ बेटर पर्सन, जिसके लिए HSRC इज ट्राइंग दैट ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी। अगर ह्यूमैनिटी डेवलप हो गई तो फिर द प्लेस इज वंडरफुल प्लेस फॉर लिविंग, the world is a beautiful place for living. Now interpersonal relationships skill, हम जॉब पर होते हैं या घर पे या बाहर कहीं पर भी, किसी के साथ भी हमारा बोलना चालना रहता है, हमारी कम्युनिकेशन सबके साथ रहती है, तो रिलेशनशिप इस तरह से मेंटेन की जाए कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। घर में किसी एक की चलती हो और दूसरा बेचारा उसके जो हुकुमी करता रहे और उसकी बिल्कुल भी ना चले, तो दैट इज इनकरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप दैट मीन्स दोनों की प्रेजेंस होना, रिलेशन इट मीन्स दोनों के थॉट्स को सेम इंपॉर्टेंस मिलना। आप लोगों ने वो गौर केरी गुजराती फिल्म देखी है? गौर केरी नहीं, चाशनी, चाशनी सॉरी, चाशनी गुजराती फिल्म देखी है आप लोगों ने? नहीं मैडम, देखना बाकी रह गया। अगर नहीं देखिए तो एक बार जरूर देखिएगा प्लीज, बिकॉज इट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, जहां पर हस्बैंड इज द सुपीरियर, जो हस्बैंड बोलता है वाइफ जी हाँ थई जशे सारू, दीज आर द वर्ड्स, उसकी जो फीलिंग है, उसके जो थॉट्स है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसे मंदिर जाना है, लेकिन अगर हस्बैंड ने मना कर दिया ત્યાં જવાની કઈ જરૂર નથી, બેઠા રહો છાનામાના ઘરમાં, ओके, પણ કીધું ને ના, ओके, फिनिश, राइट। फिर उस हस्बैंड को एक यंग लड़का मिलता है जो उसे रिलेशनशिप के सही वैल्यूज दिखाता है कि योर वाइफ हीज थॉट के मारी वाइफ मने बहु प्रेम करे छे, माय वाइफ लव्स मी अ लॉट, बिकॉज मैं जो कहता हूँ वो हाजी हाँ करती है। लेकिन वो लड़का उसे समझाता है
कि वो जो वाइफ है वो उससे प्यार नहीं करती, बट वो उससे डरती है और वो उसकी रिस्पेक्ट करती है, और रिलेशन में कहीं पर तूता ना हो जाए, कहीं पर भी ब्रेक ना आ जाए, इसीलिए वो आपकी हाँ में हाँ मिला रही है, अदरवाइज शी हैज हर ओन चॉइस। और जब हस्बैंड अपने आप को चेंज कर लेता है, तब उनके घर का जो एटमॉस्फियर है दैट इज टोटली चेंज। वो घर घर बन जाता है, वो एक मालिक नौकर वाला नहीं रहता, बट एक घर बन जाता है। सो इट इज अ ब्यूटीफुल मूवी, एक बार जरूर देखिएगा, चाशनी, राइट। सो इंटरपर्सनलशिप मतलब हर किसी को, घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसको भी अपने थॉट्स कहने का अधिकार है। अलाउ हिम और हर टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, वरना वो भी सिकुड़ के रह जाएगा तो कभी भी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाएगा। सो एक दूसरे के साथ किस तरह से डील करना है वो सिखाते हैं ना हमारे आगे के सेशंस में, हुआ है एडजस्ट एवरीवेयर और समभावे निकाल, और जो है उसको ठीक है कभी कभी लेट गो करना चाहिए। तो ये सारी जो मैटर्स है दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और दूसरों के साथ हमें ये मेंटेन करना है। नाउ गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ बात करने से सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहा, जिसको हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, कि किसी ने कहा कुछ और, किसी ने सुना कुछ और, अंडरस्टैंड कुछ और हुआ, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, और फिर हमने बात करना जरूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग मल्टीपल होती रही, एंड फाइनली द रिलेशन इज ब्रोकन। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और बोला भी कैसे जाए तो सॉफ्टली, प्यार से, दूसरों का ईगो हर्ट ना हो उस तरह से बात। और कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर के लिए क्या है, फॉर बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। क्योंकि अगर हम किसी की बात सुनेंगे नहीं, इंपॉर्टेंस उसको नहीं दिया जाए, या किसी की बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम गुड कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले जरूरी है सुनना, हैव एन हैबिट ऑफ लिसनिंग। रिटर्न कम्युनिकेशन, कभी कभी जो हम बोल नहीं पाते उससे लिख कर भी दे सकते हैं, ओरल भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, पब्लिक स्पीकिंग, जो सारे मोटिवेटर्स और ये सब है, क्यों वो उस स्टेज पर, उस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, बिकॉज दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। बात करने के तरीके में ऐसा कुछ है ताकि हमें लगे कि हाँ हमें उनको सुनना अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, वो जो बोल रहे हैं वो सुनना अच्छा लगता है। दैट इज द पावर ऑफ गुड कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है कि आप अपनी बात को एज इट इज सामने वाले को समझा पाओ, whether it is verbally, it is non-verbally, it is written, it is sign, जो भी है, आप अपने जो थॉट्स है उस थॉट्स को सामने वाले तक एज इट इज जब हम पहुंचा सकते हैं, सो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर उसमें वॉइस रेज करने की, चिल्लाने की, या थ्रेटनिंग करने की, किसी को डराने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज जब कहते हैं ना विचारों का आदान प्रदान होता है, तब सामने वाले व्यक्ति में को आपकी जो भी बातें हैं कैन अंडरस्टैंड इट इन वेरी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो समझ पाते हैं। सो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ ये मैंने पहले ही कहा, नो, लर्न टू से नो, क्योंकि कभी कभी बहुत जरूरी होता है ना कहना। हम ना कैसे कह सकते हैं, पोलाइटली रिफ्यूज, आई एम सो सॉरी, मैं करना चाहती हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम नहीं है, या अभी मेरी सिचुएशन नहीं है, उस तरह से कर सकते हो। गिव रीजन, यार मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरे पास इतना, सपोज कोई मूवी के लिए या ऐसा कुछ है तो मैंने देख ली है, या मुझे ये हीरो अच्छा नहीं लगता, या घर में मुझे कुछ काम है। सो गिव प्रॉपर रीजन। रिपीट रिफ्यूजल, अगर वो सामने वाला फोर्स करता है, वो तो डेफिनेटली, अगर मुझे अपना काम निकलवाना है और आप मना कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं फोर्स करूंगी। तो जो भी अगर फोर्स हो रहा है तो उसको रिपीटली वी हैव टू रिफ्यूज के ना मतलब ना। वॉक अवे, चलो मैं चलती हूँ, आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू विद दिस, सो आई एम लीविंग नाउ।
सो इमीडिएटली उठ के खड़े, हाँ सामने वाले की इंसल्ट नहीं करनी है, लेकिन अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए तो वो भी करना जरूरी बन जाता है कि उठकर चले जाए। जो पर्सन आपको लगता है कि इरिटेट कर रहा है या हमारी पॉजिटिविटी को खा रहा है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन, ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन। क्लेश में पड़ना ही नहीं है, किसी और का सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं, बट वी हैव टू से नो इन सम सिचुएशन, करना बहुत ही जरूरी है। मैनेजिंग द फीलिंग्स एंड इमोशन, अपने इमोशन को हम किस तरह से करें। कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, तो एट द टाइम ठंडा पानी पी लो, बैठ जाओ, एक गिलास पानी पी लो, 3 नौकार गिन लो या 1 to 100 काउंट कर लो, तो उस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को बहुत गाली देने का मन कर दिया, राइट, तो पहले मन में बोल दो, उसकी इफेक्ट सोच लो, उसके बाद किसी को बोलो। वो एक बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने पढ़ा था, कनेक्ट योर ब्रेन बिफोर यू टॉक। बात करने से पहले अपनी टंग को अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट करो, ताकि पता चलेगा कि आपको ये लैंग्वेज सुननी अच्छी लगती हो तो वो आप सामने वाले को दो, क्योंकि वही बाउंस बैक होकर आने वाली है। तो इट इज बेटर कि जो हमें पसंद है वही हम बोले, किसी और को हम ऐसा कुछ ना बोले जो हमें पसंद है। तो अनअवॉइड मतलब कुछ ऐसे इमोशंस है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसपे टेंशन आ जाती है तो ठीक है, लेकिन उस टेंशन को लंबे टाइम तक लेने की मतलब नहीं है। उस टेंशन को अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हमारे टेंशन लेने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कैरी ऑन, उसको लेते रहिए। लेकिन अगर हमारे टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है तो फिर टेंशन लेने का कुछ मतलब नहीं, राइट। सो कीप इट डाउन, रिलैक्स, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब तक हम टेंस रहते हैं वी कैन नॉट फाइंड एनी अदर वे आउट, लेकिन अगर हम अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं तो हम दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं। वो टेंशन तो जहां है वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन हम रास्ता चेंज करके मूव ऑन कर सकते हैं। और इसका बेस्ट थिंग इज कि आप ओमकार करया करें कि दिन में एक बार एटलीस्ट, रात को सोने के टाइम पर इफ यू कैन डू इट फॉर 2 times, इट इज रियली वेरी गुड फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। लेकिन अगर 2 बार ना कर पाए तो 1 मिनट 6 मिनट तक ओम चैंटिंग जरूर किया करें, बिकॉज इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मेंटल स्ट्रेंथ पर भी एंड इमोशंस पर भी। तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे। मेडिटेशन अगर पॉसिबल है तो मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट, ताकि वी कैन कीप आवर सेल्स काम एंड कूल। बिहेवियर जो चेंज होता है लाइफ स्किल्स के थ्रू, हमारा बिहेवियर किस तरह से चेंज होगा, तो इग्नोरेंस जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, अननेसेसरी गुस्सा करना ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। कंसर्न हमारा किसके साथ है वो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारा नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे अभी टेक्नोलॉजी है, तो हम सब टेक्नोलॉजी यूज करके, आप लोग सब कहाँ कहाँ बैठे हो पता नहीं है, मैं सूरत में हूँ, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, लेकिन फिर भी हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लास कंडक्ट कर पा रहे हैं। सो ये नॉलेज भी इंक्रीज होता रहता है। मोटिवेशन हमें मिलता रहना चाहिए, चाहे मोटिवेशन हम किसी और से ले, सेल्फ मोटिवेटेड रहे या कोई भी वे में मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जनरेशन गैप जब बढ़ने लगता है ना, जिसको हमने नाम दिया है जनरेशन गैप, कि देयर इज अ चेंज इन थॉट्स, जो हमेशा यंगस्टर्स एंड बड़ों के बीच में क्लैशेस का मेन रीजन वही होता है। इफ वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, if we are ready to accept the lifestyle, then it is, that means we are adjusting, and if we will learn to adjust then there will be no clash। तो कोई भी चेंज अगर आ रहा है तो उसको रेडी रहना है, उस चेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि चेंज इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, और यही एक चीज है जो कंप्लीटली चेंज होती रहती है, राइट। और हमें चेंज होना ही पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, हमारी न्यू जनरेशन के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। अगर हम चेंज नहीं हुए तो वी विल बी थ्रोन आउट। जैसे नोकिया, सबसे पहले नोकिया का मोबाइल हर कोई था जिसके पास सिर्फ नोकिया का मोबाइल था,
लेकिन नोकिया ने एंड्रॉइड सिस्टम, जब जो न्यू अपकमिंग सिस्टम थी, एंड्रॉइड सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया एंड नोकिया वाज आउट ऑफ द मार्केट। आज इतनी सारी हमारे पास चॉइसेस है, पहले देयर वाज ओनली वन, दैट इज नोकिया, है ना। तो वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। एक्सेप्टेंस, इसके बारे में ऑलरेडी हमारा प्रीवियस क्लास हो चुका है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली। भगवान में श्रद्धा रखे एंड गुड हैबिट्स, इंकलकेट्स गुड हैबिट्स, कि झूठ नहीं बोलना है, किसी भी सिचुएशन में चोरी नहीं करना है, ये सारी जो हमारी वैल्यूज हुई। लेकिन गुड हैबिट्स जो है, जल्दी उठना है, डेली हाफ एन आवर मिनिमम एक्सरसाइज करनी है, वॉक लेना है, या खुद के लिए कुछ करना है, ओम चैंटिंग करना है, मेडिटेशन करना है, खुद के लिए हाफ एन आवर निकालना बहुत जरूरी है। और इस हाफ एन आवर में हम क्या करेंगे, जो मर्जी आए, मेरा आज मन कर रहा है नाचने का, रूम में जाऊंगी, म्यूजिक ऑन करूंगी एंड आई विल स्टार्ट डांस। मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे बस अपनी जॉय के लिए डांस करना है, राइट। किसी को रीडिंग का शौक है, सोने से पहले रीड कर लिया किया कोई भी चीज है जो हमें पसंद है, वो उस हाफ, दैट इज नोन एज मी टाइम, मेरे लिए, मेरा खुद का टाइम, जहाँ पे सिर्फ मैं हूं अपने लिए, राइट। सो गुड हैबिट्स को इनकलकेट करना भी बहुत जरूरी है। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आ जाए। फूड हैबिट्स जो है, या हमारी सोने के, रात लेट नाइट सोना, लेट उठना, उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन बी हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम ये लाइफ स्किल को एनहांस कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज डिस्कशन, बिकॉज सारी चीजें मुझे ही पता हो जरूरी तो नहीं है, इसीलिए हेल्दी डिस्कशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। डिबेट, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, मतलब, लेकिन वो करना किसके साथ है, जो लाइक माइंडेड पीपल है उनके साथ करना है, या जो आपको सही एडवाइस दे सके उनके साथ करना है। फालतू की डिबेट करने का भी कोई मतलब नहीं है। रोल प्ले, जो रोल आप कर रहे हो, जो आपके साथ है, कि अगर मुझे किसी सिचुएशन में डाल दिया गया है तो मेरी कंडीशन क्या होगी, वो समझने के लिए हम किसी और का रोल भी प्ले कर सकते हैं। जैसे अगर इफ यू आर द बॉस, राइट, और आप अपनी एम्प्लॉय से, आपके साथ क्लैशेस हो रहे हैं, तो ट्राई टू प्ले द रोल ऑफ एन एम्प्लॉय, कि अगर आप एम्प्लॉय होते तो उसका वे ऑफ थिंकिंग कैसा हो सकता था, राइट। ब्रेनस्टॉर्मिंग, कुछ ऐसा जो आपके ब्रेन को, जैसे पजल्स है वो सॉल्व कर लीजिए, या जो रिडल्स आते हैं उसको, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करवा दे। स्टोरी टेलिंग, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनिए। गेम्स, डिफरेंट आउटडोर या इंडोर गेम्स, जरूरी नहीं है कि आउटडोर गेम्स ही खेले। आउटडोर अगर खेल रहे हो तो इट इज वेरी गुड, नहीं खेल रहे हो तो घर पे बैठ कर के भी चेस है, कैरम है, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। वर्किंग इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड पेयर, ये एक मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है कि जो भी लोग हैं वो ग्रुप में जब काम करते हैं ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो उनकी हैप्पीनेस एक अलग ही मोड़ पर होती है। so we can work for that. Simulation, songs and dance, demonstrations, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी हमारे पिछले सेशंस में देख चुके हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट वे में अगर हम सही समझ अपने अंदर डेवलप करेंगे तो हम आराम से लाइफ स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ वी यूज सम स्किल्स टू एडजस्ट और टू मेक अदर एडजस्ट। Thinking out of the box can often find a solution to a seemingly difficult problem. जैसे मैंने वो आपको स्टोरी बताई वैसे ही, कि जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं था, लेकिन now the young चूहा find the solution. By critical thinking, we can analyze all the pros and cons of any situation. Critical thinking के थ्रू, मतलब कभी भी अगर कंफ्यूज है ना, तो एक काम कीजिए, नोटबुक एंड पेन लेकर बैठिए, ठीक है, प्रोज लिखिए, कॉन्स लिखिए, एंड यू विल कम टू नो कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है। मेरी एक कुलीग थी, तो उसे, मतलब, जो रिश्ते आए थे ना, तो शी वॉज वेरी मच कंफ्यूज कि यार मैम किसको सिलेक्ट करूं, बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं क्या करूं। दोनों सेम है, दोनों वेल टू डू फैमिली से है, सब में ऑलमोस्ट सेम ही थिंग है, लुक्स वाइज एवरीथिंग इज सेम। तो क्या करूं मैडम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
मैंने बोला ठीक है, एक काम कर, पेन ले, नोटबुक के, तुझे किसमें क्या क्या अच्छा लग रहा है और क्या क्या उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो लिख, उसके और उसकी फैमिली दोनों के। ठीक है, अब सिचुएशन ये आई, दोनों के जो गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स सेम ही निकले। स्टिल शी इज कंफ्यूज कि अब क्या करूं। मैंने बोला सिंपल एक काम कर, 2 चिट्ठी बना, भगवान के पास रख, और फिर आंखें बंद कर, जो भी भगवान का नाम है वो ले, एंड देन एक चिट्ठी उठा ले, तो तुझे पता चल जाएगा कि क्या है। अब मैंने जब उसको बिठाया इस तरह से, ठीक है, अब चिट्ठी उठाने जब वो जा रही थी, तब मैंने उसको ये पूछा, अब ये बता, जब तू भगवान का नाम ले रही थी एंड चिट्ठी उठा रही थी, इन दोनों टाइम के बीच में कोई थॉट आया तेरे दिमाग में? शी सेड यस, कि मेरे दिमाग में ये आया कि मैं लड़कों के नाम मैं भूल चुकी हूँ, सो आई एम गिविंग द नेम ए एंड बी। तो उसने बोला भगवान ये आए तो अच्छा है, भगवान ये आए तो अच्छा है, भगवान ये आए तो अच्छा है। दैट मीन्स बैक ऑफ द माइंड उसको ए पसंद है, बट शी इज कंफ्यूज ए बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने बोला अब चिट्ठी उठाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड यू हैव डिसाइडेड कि आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स का जो भी प्रेशर है, या समाज का जो भी प्रेशर है, या जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन। तो दिस इज द वे टू फाइंड द डिसीजन, राइट? सो इस तरह से, और बाय टॉकिंग विद समवन, बाय डिस्कशन, बाय डिबेट, और फ्रेंड्स की किसी की एडवाइस लेने के बाद वी कैन टेक अ गुड डिसीजन फॉर आवरसेल्व्स। दादा भगवान ऑन कॉमन सेंस। अब दादाजी क्या कहते हैं? कॉमन सेंस इज दैट विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। बिकॉज कॉमन सेंस हर जगह चाहिए। कहीं पर अगर गड्ढा है तो हम क्या करेंगे? साइड पर से चले जाएंगे, दिस इज कॉमन सेंस, है ना? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की, जो व्हीकल चला रहा है, एक को पास हो जाने दो, उसके बाद हम चलेंगे। वहां पर नहीं, पहले मैं ही जाऊंगा, अकड़ कर बैठेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा, क्लेश होगा, झगड़ा होगा, जिसमें हमारा टाइम बर्बाद होगा, हमारी एनर्जी बर्बाद होगी, और पूरे दिन हमारा खराब जाएगा। सो बेटर है एडजस्टमेंट ले लो एंड लेट हिम गो फर्स्ट, राइट? द सेंसिटिव मैन हैज नो कॉमन सेंस। जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ना, वो कॉमन सेंस से बात नहीं करता, वो बहुत ज्यादा इमोशन से डिसीजन लेता है, जिसकी वजह से कभी कभी खुद भी प्रॉब्लम में फंसता है और सामने वाले को भी प्रॉब्लम में डालता है। कॉमन सेंस डेवलप्स इन मैन in adjusting to conflicting convergence with various groups of people and consciously avoiding dividing and conflicting perspectives. दूसरों के साथ हम किस तरह से डील कर सकते हैं, दूसरों के साथ हमें किस तरह से एडजस्ट करना है, ताकि मतलब नॉट ओनली विथ एन इंडिविजुअल बट विद द ग्रुप ऑल्सो, और किस तरह से क्लैश को अवॉइड करना है, और किस तरह से एडजस्टमेंट लेना है, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, अपने आप को भी खुश रखना है और सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये हमें क्या सिखाता है? कॉमन सेंस सिखाता है, और यही हमें लाइफ स्किल्स भी सिखाती है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है लाइफ स्किल का। काफी शॉर्ट में हमने खत्म किया है, ठीक है? लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन? Can I speak? Can I say something, ma'am? जी जी, प्लीज प्लीज मैम। मालती बोल रही हूँ मैं। जी मालती। Session was very very good, very good, very clearly said. But when आपने जब पूछा कि अपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, तो मैं जरा फंस गई, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत दूर दूर चल जाता है, बहुत कुछ करना चाहता है, तो कुछ देखती हूँ तो लगता है कि इसके लिए कि अब क्या करें। अब सेल्फ अवेयरनेस तो ये है कि अपने पोजीशन देखना पड़ता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन होता यूं है कि प्रॉब्लम जो है मैं क्रिएट कर जाती हूँ, दिमाग चलने लगता है कि बेचारे के पास ये नहीं, इसको इससे करना है, इसे करना है, तो फ्रेंड्स को ढूंढने लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं फंस जाती हूँ कि अकेले जो काम नहीं होता, फिर मैं उसकी तरफ क्यों फिर मैं जाती हूँ, बार बार वो ध्यान में आता है कि इस बेचारे का तो कुछ किया जा सकता था, क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जैसे स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते थे, तो किसी स्टूडेंट्स को मुश्किल आ जाती है, परेशानी हो जाती है, तो अलग अगर बुला के हम करें
तो टोंट लग सकता है कि लोग कहेंगे कि ये इसकी प्रेफर छात्रा है तो इसलिए इसको बुला रही है। अब नहीं करते हैं तो लगता है कि भगवान के सामने क्या जवाब देंगे कि हमने इसकी सहायता तो की नहीं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस के विषय में जब आपने बात कही तो मैं तो फंस गई कि मैं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वाली हूँ, मैं बड़ा कॉम्प्लेक्स दिमाग वाली हूँ। तो हमेशा इस तरह से होता है कि काम जब करने को चलते हैं तब पता चलता है कि तब रियली सेल्फ अवेयर होते हैं कि हम में इतनी शक्ति तो है नहीं कि हम सबकी सहायता करें, या हम में इतनी शक्ति है भी नहीं कि हमने शक्ति को कैसे बढ़ाएं। आप लोगों के क्लास सुन करके मेरे ऊपर बहुत अधिक ही का असर हुआ है कि अपने को कैसे पहले तो उसको अपने आप को तैयार करें कि सबके दुख को तो नहीं देख सकते, सबके दुख को उसका समाधान नहीं फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जितना पर हो सके तो वो शक्ति कैसे बढ़ाएं कि अगर हम किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ हो गया, मान लीजिए उससे कुछ गलती हो गई और हमको बड़ा गुस्सा आ गया, मेरे को ऊपर सीधा ऊपर को सुना दिया अच्छी तरह से, और ये जो दिमाग में चल जाता है कि मैंने ऐसा कहा क्यों, ये मतलब दिनों तक दिमाग में चलता रहता है। तो इसके लिए प्रायश्चित क्या करें? ठीक है, परमात्मा से बोल कर कहते हैं शुद्ध आत्मा, हम उसके शुद्ध आत्मा से हम माफी मांग लाते हैं, लेकिन उसने हमें माफ किया कि नहीं किया कैसे पता चले, और हमसे दोबारा ये न हो ऐसी बात, ये कैसे हो? तो मैं यहाँ फंस जाती हूँ। मालती जी, एक्चुअली ऐसा है कि एवरी पर्सन हैज सम रोल टू प्ले इन लाइफ, है ना, कि मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सिखाना, राइट। तो उसमें हमें जो समझ में आता है लोग के कल्याण के जो भी है, जैसे आपके जो भी स्टूडेंट है उसके कल्याण के लिए जो कुछ भी बात हुई है वो आप उसे समझाते हो, राइट। लेकिन जब आप वो जो बोलते हो कि उससे कुछ बोल दिया या ऐसा कुछ कर दिया है तो वो गिल्टी रहती है, तो वो आप प्रतिक्रमण से दूर कर सकते हो कि भाई नहीं करना चाहिए। और प्रतिक्रमण में ही ये आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करूं छो, दैट मीन्स कि मैं ये शपथ लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, है ना, और मैं करना नहीं चाहती। और सेकंड थिंग ये है कि जब हमने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कर्कशवाणी नहीं बोलनी है, मुझे ऐसा ही कुछ बोलना है जिससे सामने वाले का भला हो, या सामने वाले पर अच्छा इफेक्ट पड़े उसका, तो हमारे से मतलब वही वाणी बोली जाएगी। लेकिन फिर भी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये जो हम भरकर आए हैं ना, वो हमारी रिकॉर्डेड फाइल है, राइट, कि जो हम पूर्व भाव से भरकर आए हैं वो हमारा रिकॉर्डेड है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि मृदु रुजु भाषा बोला जाए। एंड अनदर थिंग इज कि दिस इज योर रोल प्ले, कि कभी अगर आपको किसी को कर्कशवाणी में डांटना भी पड़ गया या किसी को कुछ बोलना भी पड़ गया, तो इट इज योर ड्यूटी टू से, राइट। क्योंकि अगर स्टूडेंट को सिर्फ हम ऐसे पैम्परिंग ही करते रहेंगे तो सर पर जाके बैठ जाएंगे, और उसका इफेक्ट क्या होगा कि उनका फ्यूचर खराब होगा, उनका करियर खराब होगा। बीइंग अ मदर हमें बच्चों को डांटना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है, और हम प्यार भी करते हैं, लेकिन अगर उनको सही चीज सिखाने के लिए अगर डांट फटकार करनी पड़े तो इट हैज टू बी डन बिकॉज इट इज योर रोल प्ले। और दूसरा जो आपने बोला कि कुछ शक्तियां हमें नहीं कि हम साथ में मिलकर कर सके, लेकिन अगर वो भावना अंदर रखे और वो डिसीजन अंदर रखे कि नहीं मुझे तो ये करना है, तो अपने आप जो सहायक संजोग जो है अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं, मतलब कड़िया जुड़नी शुरू हो जाती है कि भाई आपको एक लोग मिला, फिर 2 मिले, फिर 3 मिले, एंड देन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द लाइक माइंडेड पीपल, और जिसके थ्रू आप वो एक्टिविटी कर सकते हो जो आप करना चाह रहे हो, राइट। लेकिन जिसको जो रोल मिला है वो रोल कंपलसरी प्ले करना ही है, राइट। जैसे आपका लास्ट टाइम का क्वेश्चन मुझे याद है, आपने पूछा था कि वो जो किसी ने बोला है कि हिंदू तो बढ़ते ही रहने वाले हैं तो जरूरत नहीं है, राइट। सो मालती जी, उसमें ऐसा है कि सी एवरीवन हैज टू प्ले द रोल, जैसे मैंने रोल प्ले की अभी जो बात की, एवरीवन हैज टू प्ले द रोल। अगर सपोज हमारे जो मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ऐसा बोल दे कि हमारा भारत देश तो अभी अखंड ही है, तो हमें मिलिट्री की क्या जरूरत है, हम करोड़ों का खर्चा क्यों करें, राइट, तो मिलिट्री की जरूरत नहीं होगी। सोल्जर अगर ये डिसाइड करे तो अब तो हमारा भारत देश स्वतंत्र है, आजाद रहने ही वाला है, तो मैं बॉर्डर पर मरने के लिए क्यों जाऊं, राइट। सो एवरी, अगर हमें हमारी संस्कृति से प्यार है, अगर हमें हमारे धर्म की रक्षा करना, हमारी संस्कृति रक्षा करना, दैट इज अवर रोल प्ले। करना
हमारे हाथ में है, हो न हो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो फिर हम व्यवस्थित शक्ति के ऊपर छोड़ देते हैं। Okay. जो भी हमारी संस्कृति है, अगर हमारा बेटा आग के पास जा रहा है, पता है कि वो आग में जल जाएगा, तो आप क्या करोगे? नहीं, उसको तो बचना है तो बचेगा, वरना वो जल जाएगा। क्या हम ऐसा सोचते हैं? No. What we are doing? We try our We level try- best. वो भले 1/2 किलोमीटर दूर है, वो गिरने वाला है, लेकिन आपको पता है कि आप नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आप क्या करोगे? Try एक करेंगे। सांस में दौड़ कर जाओगे। You will try to बिल्कुल। run and you will try to reach there and you will try to protect your child, right? Very right. Very right. So this is our work. जितना हो सके हमें हमारा रोल प्ले करना है, हो ना हो वो भगवान की मर्जी, but we have to try. Yes, sure. Thank you, ma'am. वेलकम। किसी और को कोई क्वेश्चन? चलिए, तो हम अपना ये सेशन एंड करें अभी। चलिए, जय सच्चिदानंद एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। यूट्यूब के दर्शकों को भी थैंक्स अ लॉट, आप सबने हमारे साथ ये ज्वाइन किया। एंड हो सके तो प्लीज ट्राई टू इनकलकेट सम गुड हैबिट्स। और आज हमने जो भी बात की है, कम्युनिकेशन स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन सबको इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। किसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ भी है, तो जरूर से हमें कांटेक्ट कीजिएगा। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय श्री Yes.